नमस्कार, कैपिटल टीवी पर किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। जहां एक तरफ पार्टियां चुनावों की तैयारी कर रही है, रणनीति बना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है। समाजवादी पार्टी में आज हाई प्रोफाइल प्रवक्ता मनोज यादव की गिरफ्तारी से हड़कंप मच गया। वो मनोज यादव जिन पर पुलिस को धमकी और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप है, उन्हें सीएम योगी की पुलिस राष्ट्रीय प्रवक्ता की पत्नी के शिकायत पर पिछले 2 दिनों से ढूंढ रही थी और अब उन पर गंभीर आरोपों को देखते हुए गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे अखिलेश यादव का सियासी किला डगमगाने लगा है। लेकिन वही दूसरी ओर किले को संभालने के लिए मायावती सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले नसीमुद्दीन सिद्दीकी, जो बीते 8 साल से कांग्रेस में थे, अब समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे। यानी एक हाई प्रोफाइल शख्स पार्टी में इन और एक पार्टी से आउट। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अखिलेश यादव का किला आज डगमगाया है या फिर बच गए अखिलेश यादव। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, अखिलेश यादव के लिए आज अच्छा दिन है या उनका किला डगमगाया है? देखिए, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल या फिर यूबीटी, उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना, या फिर शरद पवार की पार्टी या फिर स्टालिन की पार्टी डीएमके, ये सारी जितनी परिवारवादी पार्टियां हैं, उन सब में एक कॉमन पॉइंट है और वो यही है कि इन पार्टियों के अंदर एक ही हाई प्रोफाइल लीडर होता है। उसके अलावा सब कूड़ा कचड़ा है, कोई पूछता ही नहीं उन लोगों को। इन लोगों के पास एक हाई प्रोफाइल लीडर और उसी के इर्द गिर्द उसके चमचे बेलचे जो होते हैं वो मीडिया में कुछ हाईलाइटेड होते हैं, और उसके अलावा जो तीसरे चौथे दर्जे के नेता होते हैं वो थोड़ा ग्राउंड में काम करते होते हैं। इसलिए हाई प्रोफाइल लीडर इसमें हो ही नहीं सकता। कांग्रेस में कौन है? राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी के अलावा हाई प्रोफाइल लीडर कौन है? कौन ऐसा स्टार प्रचारक है जो कि किसी भी क्षेत्र में जाकर कुछ वोट को प्रभावित कर सके? मल्लिकार्जुन खड़गे कर सकते हैं किसी भी जगह पे, वो नहीं कर सकते। या फिर जयराम रमेश, जो राहुल गांधी के इर्द गिर्द घूमते, दिन भर मीडिया में चर्चा होती है, 2 वोट भी नहीं ला सकता। और वही केसी वेणुगोपाल हो या फिर इनके इर्द गिर्द के जितने लोग हो, पवन खेड़ा जैसे लोग, या फिर दूसरे जो सुप्रिया सिन्हा जैसे टीवी पर दिन भर दिखाई पड़ती है हाई प्रोफाइल लीडर जी। लेकिन एक भी ऐसे लीडर नहीं है ये लोग जो कि अपने क्षेत्र में जाकर अपने चुनाव में 15% वोट अपने नाम पर ला सके। अगर कांग्रेस और ये गांधी नेहरू परिवार का अभी भी थोड़ा बचा खुचा जो करिश्मा है, ये विरासत में जो इन लोगों को मिली है, अभी भी कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, गांधी नेहरू परिवार के लोग हैं जिसने देश के लिए कुर्बानियां दी है। ये लोगों को दिग्भ्रमित किया गया और अभी भी उसी दिग्भ्रम की स्थिति में हैं, भ्रमित हैं, तो वो लोग वोट दे देते हैं। अब इसी तरीके से समाजवादी पार्टी में ये नंबर 2, नंबर 3 ये कुछ नहीं होता। ये एक ही है, वन एंड ओनली अखिलेश यादव। और वो अखिलेश यादव जो अपने पिता मुलायम सिंह यादव को भी बाहर कर दिया, वो कुछ नहीं कर पाए। वो अखिलेश यादव जो शिवपाल यादव, जो उनके चाचा, संगठन पर बहुत बड़ी पकड़, मुलायम सिंह यादव की सरकार में अखिलेश यादव से पहले की स्थिति को देखिए तो शिवपाल यादव ही थे ऑल इन ऑल, राइट हैंड मुलायम सिंह यादव के। संगठन यानी समाजवादी पार्टी के एक एक विधायक कांपता था, और शिवपाल यादव कोई भी अधिकारी को फोन करेंगे वो सीधे उनके दरवाजे पर पहुंचेगा। सारी जगह पर उन्हीं का कब्जा था। मुलायम सिंह यादव का पूरा भरोसा था कि शिवपाल कुछ और नहीं करेगा, मेरे इशारे पर ही काम करेगा। लेकिन क्या हुआ? अखिलेश यादव की एंट्री हुई, शिवपाल यादव को भी लात मार के बाहर कर दिया, बेइज्जत करके भगा दिया। अब चाचा जी को कहीं और कुछ नहीं दिखा, फिर से अखिलेश यादव के चरण पादुका लेकर पीछे पीछे चल रहे हैं। तो ये ऐसी पार्टियां हैं जहां किसी और हाई प्रोफाइल की बात नहीं होती है, बस पॉलिटिकल परसेप्शन बदलता रहता है। जैसे अखिलेश यादव की पार्टी में अगर मनोज यादव प्रवक्ता है तो मनोज यादव की गिरफ्तारी ये यादव में ये दिखाएगा कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यादव प्रवक्ता है,
और अखिलेश यादव उसके लिए उसके सजा मिलने के बाद भी कोई बेहतर काम नहीं कर रहे हैं, उनका सहयोग नहीं कर रहे हैं। वैसी स्थिति है जैसे कि आजम खान बार बार आरोप लगाता रहा कि हम जेल के अंदर रहे, अखिलेश यादव चाहते तो हमारे लिए और बेहतर कर सकते थे, संसद में आवाज उठा सकते थे, सदन में आवाज उठा सकते थे, विधानसभा में हंगामा खड़ा कर सकते थे, कुछ केसेस तो हमारे खिलाफ जो चल रहे हैं उसे खत्म करवा सकते थे, लेकिन नहीं किया। जेल में भी मिलने के लिए नहीं आए, समाजवादी पार्टी से हमें सपोर्ट नहीं मिला। हालांकि आजम खान भी एक पॉलिटिकल परसेप्शन ही था कि मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ है, तो इसलिए मुसलमान नेताओं के कारण समाजवादी पार्टी को मुस्लिमों का वोट मिल रहा है। अब नसीमुद्दीन सिद्दीकी की बात है, ये अगर कांग्रेस छोड़कर, पहले बसपा का लीडर हुआ करता था, कांग्रेस में आया, क्योंकि ये सब अपॉर्चुनिस्ट नेता हैं। अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, बसपा की सरकारें बन रही थी, तो उस समय बसपा में मंत्री बन गए। और मायावती भी उस समय दिग्भ्रमित थी कि नहीं नहीं, कुछ मुस्लिम लीडर को अपने साथ रखो, जैसे मुलायम सिंह यादव आजम खान को रखते थे, वो नसीमुद्दीन सिद्दीकी को रखती थी, और उसको भी लगता था कि नहीं नहीं, इसके आधार पर मुसलमान हमें वोट दे देंगे। तो कहाँ गया मुसलमान? क्या सिद्दीकी के आधार पर मायावती को वोट दे पाया? पिछले विधानसभा चुनाव में कितने वोट मिले? या कांग्रेस की बात है, कांग्रेस में सिद्दीकी था, कितनी सीटें मुस्लिम बहुल इलाकों में सिद्दीकी जितवा पाया कांग्रेस को? क्योंकि मुसलमान इस समय ऐसे छुटभइये नेताओं के पीछे नहीं चलता। दो ही टारगेट है, एक प्योर मुस्लिम पार्टी होनी चाहिए, और दो कोई भी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे सकती है, जो उसे हरा सकती है। ये दो दिमाग में है मुसलमानों के कि अगर सो-कॉल्ड सेकुलर पार्टियां लड़खड़ा रही है तो हमें हार्डकोर मुस्लिम पार्टियों को समर्थन देना चाहिए। उसके लिए ओवैसी है। मतलब अखिलेश यादव का कोई फायदा नहीं होने वाला। देखिए, अखिलेश यादव सिर्फ पॉलिटिकल परसेप्शन की लड़ाई लड़ रहे हैं कि क्या ये जो सेकुलर कहे जाने वाली पार्टियां हैं वो अपनी पार्टी के अंदर मुस्लिम नेताओं को भी जगह देता है या फिर सिर्फ मुसलमानों का वोट लेता है। अखिलेश यादव पर आरोप लगा कि भाई आप पिछले लोकसभा चुनाव में 37 सांसद जीत कर आया, तो 37 सांसद का ये 10% ही मुसलमान क्यों है? 4 मुसलमान सांसद क्यों? 10 से 11% मुसलमान क्यों? अगर आपको मुसलमान 90% वोट देता है तो कम से कम जो जीत कर आते हैं, अगर ज्यादा चुनाव लड़ते, ज्यादा जीतते, तो आपको 40 या 30% ही सही, 30% तो मुसलमानों को रखना चाहिए रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर। अगर 400 सीटों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो 30% तो दो, 100 मुस्लिम उम्मीदवार तो उतारो। आप तो 45-50 भी नहीं उतारते, उस आपसे ज्यादा तो मुस्लिम उम्मीदवार उतारती है मायावती। तो ये पॉलिटिकल परसेप्शन अभी बन रहा था मुसलमानों के बीच, और ये भी लग रहा था कि मुसलमान अभी थोड़े कंफ्यूज है उत्तर प्रदेश में, जिस तरीके से बिहार में थोड़ा कंफ्यूज हुआ कि क्या ये सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों को समर्थन करते रहेंगे। सरकार तो इसकी भी नहीं बननी है, ये भी कुछ नहीं कर सकता। अखिलेश यादव को वोट देते हैं, वो भी कुछ नहीं कर पाता। सरकार तो योगी की ही बननी है उत्तर प्रदेश में। आगे भारतीय जनता पार्टी को हराना इतना आसान नहीं है। ये मुसलमानों के बीच भी चल रहा है कि सरकार तो योगी की ही बनेगी, जैसे लोकसभा में था सरकार तो मोदी की ही बनेगी, और उसी तरीके से बिहार में लगा, उन लोगों को समझ में आ गया था कि सरकार तो इस बार भी नीतीश कुमार की बनेगी। तो फिर हम भ्रमित क्यों हों? इन लोगों को वोट क्यों दे? उन लोगों को वोट वही देंगे जहां पर वो चुनौती भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के लिए बन रही है। तो उसी तरीके से उन लोगों ने क्या किया कि जहां चुनौती है ही नहीं वो, यानी कि एनडीए चुनौती ही नहीं बन पाएगी, तो किशनगंज में ओवैसी को वोट दे दिया, 5-5 सीटें लेकर आ गया विधानसभा में। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में चल रहा है। ये बिहार नहीं है, ये उससे दुगना लोकसभा सीटों, विधानसभा सीटों वाला है। लोकसभा सीटें भी दुगनी ही है। अब ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए चुनौती है कि अगर जो इलाके, चाहे संभल हो, बरेली हो, मुजफ्फरनगर हो, मेरठ हो, ये सारे जगहों पर, पश्चिम उत्तर प्रदेश के वो क्षेत्र, ज्यादातर आगरा से लेकर अवध प्रदेश तक, ये सारे क्षेत्र में अगर मुस्लिम बहुल क्षेत्र जो है, जहां 60%, 55% मुस्लिम आबादी है, खुद ही मुसलमान विधायक बना सकता है, वो अखिलेश यादव को क्यों दे?
ये तो रिप्रेजेंटेटिव देता नहीं है, तो विधायक के टिकट दोगे और तुम सरकार भी नहीं बनाने के लायक हो। उन लोगों के दिमाग में चल रहा है कि सरकार तो नहीं ही बनेगी, इसकी विपक्ष में ही बैठेगा, तो विपक्ष में ओवैसी क्यों न बैठे। वो भी 25 सीट के साथ आ गया है और ओवैसी नेशनल लीडर बने, बिहार में जीत गया, बंगाल में भी कुछ सीटें ले आएगा, तेलंगाना में उसकी पार्टी है ही, आंध्र प्रदेश में है ही, महाराष्ट्र में कुछ सीटें लेकर आता ही है, उत्तर प्रदेश में भी लेकर आएगा। इसका मतलब AIMIM राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी, नेशनल पार्टी बनेगी, तो नेशनल पार्टी का दर्जा मिलेगा, तो दिल्ली के अंदर ओवैसी का एक बड़ा बंगला भी होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर। यहां पर एक ओवैसी की पार्टी का बड़े से ऑफिस होगा और दिल्ली में धमक होगी। अभी दिल्ली में धमक नहीं है, अभी तेलंगाना में, बिहार में ऐसे छोटे छोटे स्तर पर है। तो इसलिए अखिलेश यादव को लगा कि कुछ मुस्लिम लीडर और अपने साथ रखना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस से ही टूट कर आए, बसपा से टूट कर आए, या फिर छोटी मोटी पार्टियां, पीस पार्टी है, अपनी पार्टी है, इन पार्टियों को भी अपने साथ मिला लो। ये परसेप्शन तैयार करो कि नहीं, मुसलमान इस बार भी 90% हमें ही वोट दे, कंफ्यूज ना हो। और इसीलिए ये ऐसे सिद्दीकी जैसे लोगों को अपने साथ रख रहा है। लेकिन तुम सिद्दीकी को रखो, यादव तुमसे बिखरते जाएंगे, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव में कुछ नया रंग आने वाला है। ये यादव वोट जो अखिलेश यादव कहते हैं कि नहीं नहीं मेरा है, अपना वोट है, PDA CDA तो बात की बात है, ये मेन इक्वेशन है यादव और मुसलमानों का। लेकिन इस बार वो आधार खिसक रहा है, जैसे बिहार में लालू यादव का आधार खिसका, यादव भी वोट नहीं दे पाए। यादव डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स में NDA जीत कर आई है, जहां पर कहा जाता था मधेपुरा गोप का और रोमपोप का, उस मधेपुरा का सांसद दिनेश यादव वो है NDA की तरफ से, यानी कि जदयू का है। तो इसलिए यादवों का किला भी ढह रहा है। यादव जो युवा हैं वो सोचने पर मजबूर हुए हैं, अखिलेश यादव कौन है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जहां पर हमारे लिए जगह मिलती है। जिस स्टेट में यादव कोई डोमिनेंट फोर्स नहीं है, वहां पर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया है। कोई भी रीजनल पार्टी अपने परिवार के अलावा, या नेशनल पार्टी में कांग्रेस भी, किसी भी जगह पर यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। तो इसलिए मोहन यादव जो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश का बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स है, वहां से प्रभाव डालना शुरू करेंगे, झांसी से लेकर ग्वालियर तक वहां से आएंगे। ये उत्तर प्रदेश चुनाव को ध्यान में रखा गया है। मोहन यादव को अभी टास्क दिए गए हैं, आप युवाओं को, खासकर OBC और खासकर उसमें भी यादव युवा, उन लोगों को अपने साथ जोड़ो हिंदुत्व के मुद्दे पर, क्योंकि ये तोड़ने की कोशिश अखिलेश यादव करता है। तो इसलिए परेशानी अखिलेश यादव की बड़ी है। तो ये पॉलिटिकल परसेप्शन क्रिएट करने के लिए सिद्दीकी को लेकर आया है। इससे पता है कि सिद्दीकी से वोट नहीं मिलने वाला, लेकिन कम से कम मुसलमानों के दिमाग में तो रहे कि नहीं, अब फिर से अखिलेश यादव मुस्लिम नेताओं को अपने बगल में बिठा रहे हैं। आजम खान हुआ करता था, तो कम से कम आजम खान ये काम घूम घूम कर किया करता था, आक्रामक भाषण देकर मुलायम सिंह यादव के पक्ष में। अभी सिद्दीकी वो काम करेगा। तो ये सिर्फ पॉलिटिकल परसेप्शन के लिए है, ग्राउंड पर अखिलेश यादव को इससे कोई फायदा नहीं मिलेगा। तभी ओवैसी की एंट्री बाकी है, असदुद्दीन ओवैसी और उसका भाई अकबरुद्दीन ओवैसी। और अभी से ही जो ओवैसी के चेले चपाटे हैं उत्तर प्रदेश में, वो जिस आक्रामक मोड में है, चाहे मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ाने की बात करे, वंदे मातरम के खिलाफ बात करे, या फिर मजहबी उन्माद पैदा करने की, संभल की बात करे, यह हर जगह पर जितना आक्रामक है, लगता है कि जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं उसी तरीके से अखिलेश का किला ढहेगा, जैसा कि बिहार में राजद का किला ढहा था। और इसी वजह से अखिलेश का फ्रस्ट्रेशन जो बढ़ा है, तो वो इधर उधर मुंह मारने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस से कुछ मुसलमान ले आओ, कुछ बसपा से मुसलमान ले आओ, इन जगहों से मुसलमानों की एक फौज इकट्ठी करो, नेतृत्व के रूप में, नीचे के तौर पर नहीं। मतलब जितने बड़े नेता हैं उसे अपने पास लाओ, ताकि कांग्रेस मुस्लिम वोटों पर अपना अधिकार सिद्ध न कर सके, मुस्लिम वोटों को अपने साथ न ला सके। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी के लिए आज का दिन मिला जुला रहा।
एक तरफ मनोज यादव जैसे कद्दावर प्रवक्ता की गिरफ्तारी से पार्टी को झटका लगा, तो वहीं नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे अनुभवी नेता का शामिल होना एक मजबूत सपोर्ट दे सकता है। लेकिन बार बार ये आउट और इन का खेल अखिलेश का किला पूरी तरह से डगमगा सकता है। तो आपकी समाजवादी पार्टी की उथल पुथल को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।